हेलो एवरीवन। सो मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का ये हमारा सेकंड चैप्टर की वीडियो होने वाली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एज पर सेबी, मर्चेंट बैंकर हु एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशूइंग द मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द इशू मैनेजमेंट, वो हमारे मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 के टाइम पे समझा चुकी हूँ कि जो भी कहते हैं जो भी इंडिविजुअल्स इशू मैनेजमेंट मतलब जो भी स्टॉक्स हमारे हैं उसको कहते हैं सेलिंग या परचेजिंग में ध्यान दे कंपनी के, या उसके लिए एडवाइसिंग करें, उसको हमारे मर्चेंट बैंकर होते हैं। ठीक है। सो इशू मैनेजमेंट क्या हो गया, वही यहाँ पे है सेलिंग बाइंग और द सब्सक्राइबिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। ठीक है। अर्लियर देयर वर 4 categories of the merchant bankers. Then SEBI abolished them and only the corporate bodies can registered as merchant banker. मतलब पहले तो 4 कैटेगरीज होते थे मर्चेंट बैंकर्स की, बट अब SEBI ने फिर उसको अबॉलिश कर दिया एंड नाउ अब सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बॉडीज़ ही रजिस्टर्ड कर सकती हैं अपने आप को एज अ मर्चेंट बैंकर। ठीक है। अब काइंड्स ऑफ द इश्यूज़ कैसे होते हैं, IPO, FPO, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, एंड राइट्स इशू। IPO में क्या होता है, जो कि अनलिस्टेड कंपनीज होती है जो फर्स्ट टाइम फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए आती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आती हैं। ठीक है। और ये वाले जो IPOs होते हैं या तो ये प्रमोटर्स ले लेते हैं या पब्लिक इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारे IPOs होते हैं। मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको पता रहे कि आपने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं वाइल क्रिएटिंग द डेफिनेशंस। आई नो कि इस टाइम पर आप सारे डेफिनेशंस बनाने में और अपना एग्ज़ाम पे आंसर्स लिखने के लिए कॉम्पिटेंट है। जस्ट कि क्या वर्ड्स लिखने चाहिए वो ध्यान में देने के लिए ही मैं वीडियो का मेरा मेन मोटिव है। ठीक है। सो FPO क्या होते हैं कि ये लिस्टेड कंपनीज करती हैं, वो अनलिस्टेड कंपनीज करती थी, ये फर्स्ट टाइम करते थे। ये क्या होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होते हैं और ये फुल और फ्रेश कैपिटल भी रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये फुल या हम हो सकते हैं पार्शली पेड भी करेंगे, नहीं, ये फुल फ्रेश कैपिटल भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैम। ठीक है, बट ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं, सोल्ड द प्राइवेटली ग्रुप्ड। अभी क्या होता है, ये बेचते ही कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको अपनी जो भी हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स की एक तरीके से अपनी सिक्रेसी बना करके रखनी होती है, अपनी ओनरशिप जो होती है वो डाइल्यूट नहीं करनी होती है। सो उसके लिए ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सेबी डजंट कंसिडर दिस टाइप एज अ टाइप ऑफ इशू। सेबी इस चीज़ को एक टाइप नहीं समझती है, क्यों, क्योंकि ये पब्लिकली जो है नहीं दिया जाता। ठीक है। सो इसलिए सेबी इसको कंसिडर नहीं करती एज अ टाइप ऑफ इशू। ठीक है। राइट इशू कौन सा होता है, जब आप जो शेयर कहते हैं शेयर्स जो है ऑफर कर रहे हो टू देम ओनली, जो कि आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, तो वो हमारे राइट ऑफ इश्यूज होते हैं। ठीक है, टू सब्सक्राइब द फर्दर शेयर्स। उसके बाद होता है कि अब शेयर्स तो हमने कर लिया, शेयर्स के बाद हमें प्राइस सेटिंग करनी पड़ती है। प्राइस सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो बुक बिल्डिंग से कर सकते हैं या फिक्स प्राइस से कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग क्या होता है, देखो फिक्स प्राइस तो होता है जो कि हमने पहले से डिसाइड करा होता है कि हम इतने प्राइस पे अपने इश्यूज़ जो हैं वो लिस्ट करने वाले हैं। बुक बिल्डिंग क्या होता है, डिसाइडिंग द प्राइस थ्रू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द डिमांड मैकेनिज्म, कि हम डिमांड मैकेनिज्म को असेस करके ही बुक बिल्डिंग करते हैं। ठीक है। इन्वॉल्व्स द लीड मैनेजर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। इसमें हम क्या करते हैं, लीड मैनेजर्स और मर्चेंट बैंकर्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। दिस हेल्प्स द इशू एज वेल एज द बायबैक। ये सिर्फ इशू में हेल्प नहीं करता, कि बायबैक में भी हेल्प करता है, बट दिस वर्क्स अपॉन द डिमांड मैकेनिज्म। आप खुद से डिसाइड नहीं करते हैं, हम डिमांड मैकेनिज्म से करते हैं कि हाँ भाई मार्केट में क्या डिमांड है कि जिससे आप बेनिफिट कर सके उसको अंडरस्टैंड करके। कहीं आप सोच रहे हो कि भैया मैं कम पे रेस करूँ, बट आपकी तो मार्केट में डिमांड इतनी अच्छी है कि अगर आप ज़्यादा पे भी उसको लिस्ट करते हैं तो लोग खरीदने को बैठे हैं। सो दैट इज़ वाई दिस वे ऑफ लिस्टिंग द प्राइस जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है रेदर देन द फिक्स्ड प्राइस। ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, बुक रनर, अब प्रोसेस समझ लो, बहुत से समझ आ जाएगा, पूरे नंबर आ जाएंगे। अगर आ गया ना बुक बिल्डिंग में, तो आपने ये पहले लिख देना, उसके बाद प्रोसेस लिख देना, पूरे नंबर। तो कहानी तरह समझो, बुक रनर जो होता है वो एक ड्राफ्ट बनाता है, एक कहानी बनाता है, एक हम बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टस लेकर के जाता है सेबी के पास कि सेबी आप मैं ये शेयर से लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे अप्रूवल दे दो। अब ये मैंने आपको बताया कि इसमें प्राइस तो डिसाइड होते नहीं है, जब प्राइस डिसाइड नहीं होंगे तो ये सारे फील्ड्स भर देगा, बट जो प्राइजेस या प्राइस बैंड है उसको नहीं भरेगा, क्योंकि वो तो उससे भी डिसाइड भी चेक करना है कि भैया डिमांड क्या है। सो वो प्रोस्पेक्टस पूरा फिल कर देगा सेबी के अप्रूवल के लिए, एक्सेप्ट द प्राइस एंड द प्राइस बैंड।
उसके बाद क्या होगा, बुक रनर डिसाइड्स द फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस। अब उसको ऐसे थोड़ा ना कि अगर उसको डिमांड भी चेक करनी है तो कुछ तो रेंज लेके चलेगा ना, ऐसे 0 से 100 तक के नंबर गिनो ऐसे थोड़ा ना कुछ करेगा। सो उसके लिए फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा, और न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीजमेंट निकाल देगा कि भैया मैं लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, या मैं अपने जो भी शेयर्स हैं उसको इश्यूज़ करने की सोच रहा हूँ। अब उसमें कम मिनिमम प्राइस इतना रहने वाला है, ज़्यादा प्राइस इतना रहने वाला है, ठीक है। ये करने के बाद क्या करेगा वो, ये प्राइस ब्रांड जो है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डाल देगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के होते हैं, ये वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कि मतलब आप रेड हेरिंग से समझ सकते हो कि जो ये वो चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं किसी को, ठीक है। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो हो गए कि टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स, ठीक है, मतलब ध्यान लेना है उसको ध्यान इकट्ठा करना लोगों का। तो उसके लिए क्या करेगा वो, प्राइस ब्रांड जो है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज कर देगा। उसके बाद क्या करेगा वो, जो भी कहते हैं रजिस्टरिंग हुई है, जो भी प्रोस्पेक्टस की है, वो ROC रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो भी है वो वहाँ पर जाके उसको रजिस्टर कर देगा। सिंडिकेट द कॉल्स, अब उसके पास क्या होगा, उसके पास कॉल्स आएंगी, बिड्स आएंगी फॉर द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द क्लाइंट्स। अब जो कॉल्स और बिड्स आएंगी वो देखेगा कि क्लाइंट से जो भी आ रही हैं। फिर क्या करेगा, कंसोलिडेट द बिड्स एज पर द सिक्योरिटीज़, जो भी बिड्स आई हैं उसको कंसोलिडेट करेगा, उनको इवैल्यूएट करेगा, उनकी डिमांड को प्राइस भी डिटरमाइन करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, एलोकेट द सिक्योरिटीज़ टू द एप्लीकेंट हु अप्लाइड एट द प्राइस हायर देन द प्राइस फिक्स थ्रू द बुक बिल्डिंग। जो बुक बिल्डिंग से जो उसने प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन किया था ना स्टेप 7 में, उस बेसिस पे जिसने भी उस प्राइस से हायर पे बिडिंग करी होगी, उन सब बंदों को, उन सब इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर देगा। सो ये एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस है जो कि आपको लिख करके आना है अपने वर्ड्स में, और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस क्या होती है इसके लिए कि टाइम फ्रेम होता है 3 डेज़ में आपको ये पूरा काम ख़त्म करना होता है बुक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। गैप बिटवीन द अपर एंड द लोअर प्राइस जो है वो नॉट मोर देन 20% होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने दे दिया 10 रुपये और आपने बोल दिया 90 रुपये, ऐसे नहीं। आप 20% के ही गैप बना सकते हो अपने अपर और लोअर प्राइस में, ठीक है। टाइप ऑफ द बुक बिल्डिंग क्या होती है, 100% बुक बिल्डिंग एंड द पार्शियल बुक बिल्डिंग। 100% बुक बिल्डिंग होती है कि आपने सारे के सारे जो भी शेयर्स के प्राइसेस हैं वो पूरे बुक बिल्डिंग के थ्रू ही आइडेंटिफाई करें और उसके बाद लिस्ट करें। पार्शियल बुक बिल्डिंग होती है कि आपने 75% तो बुक बिल्डिंग के थ्रू किया एंड 25% आपने फिक्स्ड प्राइस के थ्रू किया, ठीक है। अब ये बेस्ट किस लिए होता है, मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी। अगर आप बुक बिल्डिंग करते हो तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो होती है इन्वेस्टर्स के बीच में मार्केट में वो बन जाती है, ठीक है। चैलेंजिंग कहाँ पे आता है, अगर आप जो इशू कर रहे हो वो स्मॉल साइज़ ऑफ इश्यूज़ कर रहे हो, सो वो तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि आप इतना खर्चा वगैरह उठाओ छोटे से उसके लिए, और फिर डिमांड ज़्यादा आ जाए, फिर आप केटर नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। उसी मैंने अभी आपको बात तो अगर आपने दी होगी, तो अगर डिमांड ज़्यादा आ जाए सो डैट वुड बी चैलेंजिंग, ये चीज़ मैंने आपको बोली है। सो अब उसी के लिए ग्रीन शू ऑप्शन एक हमारे लिए सॉल्यूशन होता है। अब क्या हुआ, बुक बिल्डिंग के बेसिस पे डिमांड तो हमने असेस कर ली और अपने जो भी शेयर्स थे उसको लिस्ट कर दिए। अब क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। जो भी आपने लिस्टिंग करी, अब लोग या तो ले रहे हैं या लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बेसिस अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आपके प्राइस जो है वेरी कर सकते हैं, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपके प्राइस वेरी कर सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए, उस प्राइस की फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए ग्रीन शू ऑप्शन करके एक तरीका होता है। अब क्या तरीका होता है, रेफर्स टू द स्कोप ऑफ द इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन एक्सेस ऑफ दोज ऑफर टू द पब्लिक। आप एक तरीके से स्कोप मिल जाता है कि आपने अभी तक जितना पब्लिक को शेयर्स इशू करे हैं ना, उससे ज़्यादा आप इश्यूज़ करके अपना जो भी प्राइस है उसको रेगुलेट कर सको, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, कंसिडर्ड एज अ पोस्ट लिस्टिंग प्राइस स्टेबिलिटी टूल। ये एक तरीके से ना पोस्ट लिस्ट, मतलब आपने लिस्टिंग कर चुकी हो उसके बाद प्राइस को स्टेबल करने के लिए ये टूल समझा जाता है। बुक रनर क्या करता है, इज़ अ स्टेबलाइजर एजेंट। ये ही होता है जो पूरे प्राइस को जो है स्टेबलाइज करता है। सो इट इज़ अ स्टेबलाइजर एजेंट हु डिसाइड्स द क्वांटम एंड द टाइमिंग ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट। ये एक तरीके से पूरा बताता है कि भैया स्टेबलाइजिंग आप कैसे करोगे, कितनी क्वांटिटी आपको कहते मार्केट में डालनी है या निकालनी है, और किस टाइम पे करनी है, सब कुछ कौन बताता है, स्टेबलाइजर एजेंट बताता है, ठीक है। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कैन लेंड ओनली 15%
ऑफ द इशू साइज़। अब जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं आपको फर्दर शेयर इश्यूज़ करने के लिए, डेट इज़ 15% ऑफ द इशू साइज़। जितने भी आपने इशू करा है ना उसका 15% वो आपको और दे सकते हैं, बोरो करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। केप्ट सेपरेट डीमेट अकाउंट ओपन फॉर द जीएसओ, और इसके लिए जो भी इसकी हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग होगी, ठीक है, वो जो होगी वो सेपरेट डीमेट अकाउंट में होगी जीएसओ के, ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट लेफ्ट बैलेंस इन द जीएसओ रिटर्न टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब क्या होता है, मैं आपको चलो इसमें ना पहले पूरा कहानी बताती हूँ। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। अब आपको डिमांड ज़्यादा है तो आपके प्राइस बढ़ गए होंगे। प्राइस को रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप एक तरीके से प्रमोटर्स के पास जाओगे, प्रमोटर्स से बोरो करोगे 15% शेयर्स, और उसके बाद मार्केट में भेज दोगे। मार्केट में आपने इशू करा, आपको पता है भैया जैसे सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। डिमांड कंट्रोल में आ गई, आपके प्राइस कंट्रोल में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसमें आ गए, आप वापसी उस पर बाय आउट कर लोगे कि भैया मार्केट को कंट्रोल में लाने के बाद आप क्या करोगे, अपने शेयर्स को बाय आउट कर लोगे। बाय आउट करके जो भी पैसे होंगे वो जो भी शेयर्स होंगे वो क्या कर दोगे, आप वापसी प्रमोटर्स को दे दोगे, ठीक है। और अगर पैसे बच जाएंगे तो उन पैसों का आप प्रोटेक्शन, जो हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसमें रख लोगे कि फर्दर आप उसको यूज़ कर सको, ठीक है। ये तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था तो अब तो भैया ऐसा हो गया है कि आपके पास पैसे है ही नहीं, चीज़ें ही नहीं है कि आप खरीद सको, कुछ भी कर सको, ठीक है। मतलब आपके इतना आपके पास हो गया कि सारे के इतने सारे फालतू के आपके पास शेयर्स पड़े हैं जो कि आपको नुकसान में हो, तो तब क्या होगा, ये जो स्टेबलाइजर एजेंट है ना ये खरीद लेगा, ठीक है। ये सारे ये शेयर्स खरीद लेगा जो भी इशू साइज़ के लेफ़्ट शेयर्स हैं। और उसके बाद जब मार्केट में ये सप्लाई कम हो जाएगी तो धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ेगी और उससे प्राइस बढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो फिर से री इशू कर देगा मार्केट में, और जो भी अमाउंट फिर बचेगा फ़ायदे में वो उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में भेज देगा। तो इस तरीके से ग्रीन शू ऑप्शन काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, कन्वर्टिंग द फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नॉन एज द डिमेटलाइजेशन। डिमेटलाइजेशन क्या होता है, जब आप फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डिमेटलाइजेशन होता है। और इसमें होता है डिपॉजिटरी सिस्टम में होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम एक तरीके से इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स इसकी होती है, डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इशूइंग कंपनी होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं। डिपॉजिटरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कहते हैं ये डिमेटलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, या डीमेट अकाउंट है उसको कंट्रोल करता है, वो हमारा डिपॉजिटरी होता है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो कि उसका ध्यान रखते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए सपोर्ट करते हैं। जो इशूइंग कंपनी वो होती है जो इशू करती है अपने शेयर्स को, और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बेनिफिशियरी होते हैं इन केसेस में, ठीक है। डिपॉजिटरी के होते हैं इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग द सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। वही चीज़ मैंने जो आपको ऊपर बताई, ठीक है। दिस शोज द इन्वेस्टर्स नेम ऑन द रिकॉर्ड्स एज द बेनिफिशियरी ऑनर। बट ये जो रिकॉर्ड्स में अपना ये कहते हैं इन्वेस्टर का नाम लिखते हैं ना, वो कंसिडर करते हैं बेनिफिशियल ऑनर। आप ये सोचो कि अगर इन्वेस्टर खुद ही एक तरीके से ऑनर है, वही पैसे लगा रहे हैं, तो उनका नाम बेनिफिशियल ऑनर क्यों रखते हैं, ऑनर क्यों रखते हैं बेनिफिशियल ऑनर क्यों, क्योंकि है ये किसके पास, डिपॉजिटरी के पास, बट बेनिफिट मिलेगा किसको, बेनिफिशियल ऑनर को। तो इसलिए यहाँ पे एक जो टाइटल है डेट इज़ बेनिफिशियल ऑनर, एंड द डिपॉजिटरी बिकम्स द रजिस्टर्ड होल्डर, क्योंकि दे आर होल्डिंग द सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऑल राइट्स related to receive interest, dividends, bonus, shares are owned by the beneficial owner। और जो भी उस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, ये सब चीज़ें किसके लिए होती है, बेनिफिशियल ऑनर के लिए होती है, ना कि रजिस्टर्ड होल्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि कहते हैं लिस्टिंग सिक्योरिटीज़। लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं मतलब क्या क्या है लिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए, अगर रिक्वायरमेंट फॉर द मेन बोर्ड एंटिटीज़ देखी जाए, मतलब जो बड़ी एंटिटीज़ होती हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल होना चाहिए 10 करोड़ का। 10 करोड़ का मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल होना चाहिए। नेटवर्थ उसकी 75 करोड़ होनी चाहिए। प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड जो है एटलीस्ट 3 ईयर्स का उसका कहते हैं जो भी रिकॉर्ड है वो ट्रैक किया होना चाहिए।
मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए, कि शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के साथ हुई है, मतलब पब्लिक ने जो शेयर होल्डर्स बने हैं वो 25% होने चाहिए। एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, पेड अप कैपिटल शुड लेस देन द 10 crores। ये आप मोटा मोटा याद कर लेना, डेट वुड बी इनफ फॉर द एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।